हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम कक्षा 11 के लिए गणित का मॉडल पेपर जो हमने स्वयं अपने हाथों से बनाया है और जो पिछला प्रश्न पत्र हुआ था उसकी बिल्कुल प्रतिरूप कॉपी हमने बनाई है। ऐसा पेपर आपको शायद ही यूट्यूब पर कहीं पर भी देखने को मिले। तो आइए फटाफट इसे शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न इससे करिए और देखिएगा आपको पेपर में 100% इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, किसी घटना की प्रायिकता निम्न में हो सकती है। तो प्रायिकता क्या बच्चों है? 0 से लेकर के 1 के बीच प्रायिकता होती है। ये देखिए 3/2 यानी 1.5 होगा। ये 1 से ज़्यादा है, ये भी 1 से ज़्यादा है, ये भी देखिए 1.5 है और ये आपका 0। तो 0 यानी जो असंभव घटना होती है उसके लिए प्रायिकता जो है 0 होती है। तो इसका मतलब 0 हो सकती है लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं सकती। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से उठाया जाता है। इस पत्ते के काला होने का प्रायिकता क्या होगी? चूंकि आपको मालूम होगा, अगर आप प्लेइंग कार्ड देखते होंगे, कुल इसके अंदर 52 पत्ते होते हैं जिनमें 2 ही कलर होते हैं, लाल और काले। जो कि लाल भी आपके 26 होते हैं और काले भी 26 होते हैं। तो प्रायिकता आपको चाहिए काले की। तो चूंकि पूरे 52 पत्तों में हमारे 26 काले पत्ते होते हैं तो प्रायिकता हो गई 26/52। 26 एकम 26 दूना 52 यानी इसकी प्रायिकता निकल के आ जाएगी बच्चों 1/2, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न है, एक सिक्के को उछालने पर न तो हेड और ना ही टेल आने की क्या प्रायिकता है? चूंकि हेड और टेल जब सिक्का उछाला जाएगा तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसका मतलब ये असंभव घटना है। तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है बच्चों वो होती है 0। तो यहाँ से ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 4 6 3 4 3 3 4 4 2 का बहुलक क्या है? बहुलक का मतलब होता है दिए गए आंकड़े में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही जो है उसकी बहुलक होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 4 4, ये 4 देखिए कुल मिला के ये 4 बार आया है। अन्य कोई भी जो अंक है वो 4 बार नहीं आया है। तो 4 की जो आपकी बारंबारता है वो 4 है, जो कि सबसे अधिक है, इसलिए इसका बहुलक भी 4 होगा। शायद ये भी आपको आता होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा क्या होगी? तो कुल मिला के इसके हम पूरे ये n जोड़ते हैं। जब आप इनको 13 और 10 15 8 और 11 जोड़ोगे तो इसका जोड़ आएगा बच्चों 57, यानी इसकी बारंबारताओं का जोड़ 57 है। तो इसका n आ गया 57। 57 का आधा करोगे तो बच्चों आएगा 28.5। अब 28.5 किस में आएगा? तो पहले हम इनकी संचयी बारंबारता यहाँ से निकाल लेंगे। 13 की तो 13 ही होगी, 13 और 10 23 होगी, 23 और इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो ये 38 आएगा। तो इसका मतलब 28 किस में आएगा? 38 वाले में आएगा, यानी इस वाले में आ रहा है। तो यहाँ पर निम्न सीमा यानी 20 से 30, तो यहाँ पर ये हो गई आपकी निम्न सीमा और ये हो गई बच्चों उच्च सीमा। इसका मतलब यहाँ पर माध्यिका की जो है उच्च सीमा कितनी होगी बच्चों? 30 होगी, यानी इसमें आकर के पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक बेलन तथा शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या बराबर हो तो उनके आयतनों का क्या अनुपात होगा? क्योंकि जो बेलन बच्चों होता है, आपका बेलन आपने देखा होगा, ये बेलन होता है और दूसरा शंकु आपका ये होता है। तो इनकी त्रिज्या ये भी r बराबर है, इसका ये भी r बराबर है, इसकी ऊंचाई h और इसकी भी ऊंचाई h, ये दोनों आपकी कैसी हैं? बराबर हैं। जब ये आपकी ऊंचाई बराबर होगी तो इसमें पूछा जा रहा है इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो चूंकि बेलन का आयतन बच्चों होता है πr² h और आपका जो शंकु होता है उसका होता है 1/3 πr² h। ये दोनों कट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 3/1 अर्थात 3:1। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 7वां प्रश्न है, एक घन का विकर्ण
√3 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा। तो चूंकि घन का विकर्ण बच्चों होता है भुजा √3, ये विकर्ण है और विकर्ण दिया है √3, ये √3 कट जाएगा, इसका मतलब भुजा आएगी 1 सेंटीमीटर। पूछा जा रहा आयतन, तो किसी भी घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा की घात 3। चूँकि 1 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा 1 घन सेंटीमीटर। तो 1 घन सेंटीमीटर यहाँ पर ऑप्शन डी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो यहाँ से ऑप्शन डी को चूज कर लेंगे। अगला है दो बाह्यता स्पर्श करने वाले वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। अगर आप चित्रों पर थोड़ा सा ध्यान दें, मान लीजिए ये दो कोई चित्र हैं जो बाह्यतम स्पर्श करते हैं, तो एक तो स्पर्श रेखा ये हो जाएगी, एक ये हो सकती है और ये की अधिकतम आपकी मान लो ये आपकी पहली है, ये दूसरा है और तीसरा। अगर कोई दो वृत्त बाह्यतम स्पर्श करते हैं और एक दूसरे को, तो उनकर ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और अगर वो अंतः स्पर्श करते हैं तो एक खींची जा सकती है। जब वो आपस में स्पर्श नहीं करते तो ये 2, 3 और ये 4। तो कुल मिला के हमें सारी कंडीशंस याद रखनी है। अगला प्रश्न है sin 2a = 2 sin a cos a सत्य है। हालांकि एक सूत्र था, ये एक आपकी सर्वसमीका बन जाती है, तो ये सभी मानों के लिए सत्य होता है। अब आप a की वैल्यू 30, 45 और 60 रखेंगे और इसको हल करेंगे, दोनों पक्ष बराबर आएंगे, इसका मतलब ये सभी मानों के लिए सत्य होती है। अगला प्रश्न है एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। ये मान लीजिए खंभा है, ये इसकी परछाई है, दोनों ही आपस में अगर ये बराबर हैं तो पूछ रहा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। मान लीजिए थीटा है, तो ये अगर ऊंचाई h है तो ये भी आपकी h ही होगी। अगर मैं यहाँ पर a b c में अगर मैं tan थीटा लूँ तो होता है लंब, यानी ए बी लंब बटे आधार होगा बी सी, ये हो जाएगा h/h अर्थात 1, यानी tan थीटा = 1। इसका मतलब tan थीटा = tan 45, क्यों 45 वैल्यू 1 होती, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45। इसलिए यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण बच्चों कितना होगा 45 डिग्री होगा। अगला प्रश्न है sin 9/cos 81 का मान क्या होगा। इसे आप क्या लिख सकते हो, साइन को आप लिख सकते हो 90 - 81 बटे cos 81। तो साइन 90 - थीटा हो जाता है cos थीटा अपान cos थीटा, नीचे लिखा हुआ दोनों कट जाएंगे, इसकी वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब इसका मान न तो 1 से अधिक होगा, न 4 से कम होगा, न 0, कितना होगा केवल और केवल 1 होगा, क्योंकि दोनों कट जाएंगे। बिंदु P-6, 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। अब मान लीजिए मूल बिंदु आपका 0, 0 होता है और दूसरा एक बिंदु है P-6 और -8, ये आपका हो गया x1, y1, x2, y2, इनके बीच की दूरी यानी d बराबर होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का। कभी आप ये लिख सकते हैं x2 - x1, तो यहाँ y2 - y1 लिखना पड़ेगा, आप कोई भी लिख सकते हो। तो x1 यहाँ 0 है, 0 -6 करेंगे, 6 प्लस के हैं, प्लस के हो जाएंगे, प्लस 0 - 8 का होल स्क्वायर करोगे बच्चों तो 6 × 36 और 8 × 64, दोनों को जोड़ देंगे, ये 100 आ जाएगा। और 100 का वर्गमूल बच्चों 10 होता है। इसका मतलब मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी, यानी अगर मूल बिंदु O है तो इसके बीच की दूरी 10 मात्रक होगी, तो ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे सही से नहीं पढ़ेंगे तो आपके दिमाग का दही बन सकता है और आप इसे नहीं कर पाएंगे। एक समबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष मूल बिंदु है और दूसरा बिंदु 4, 0 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आप इसको चित्र से लगाएंगे तो ये शायद 1 सेकंड में ही लग जाएगा। मूल बिंदु, एक तो बिंदु ये 0, 0 पे है, दूसरा 4, 0, तो इसका मतलब
यानी इसको ओ मान लो, इसको ए मान लो। तीसरा बिंदु कहीं भी हो, हमें कोई लेना देना इससे नहीं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज तभी भुजाएं बराबर होंगी। तो ओ ए के बीच की दूरी हम निकाल देंगे। ओ ए के बीच की दूरी क्या होगी, ये हो जाएगी 0 - 4 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती ही है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दूसरा हो जाएगा 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस का 4, उसका वर्ग करेंगे 4 चक्कू 16 प्लस 0, तो ये आ जाएगा बच्चों 4। इसका मतलब उसकी एक भुजा 4 है। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा √3/4। तो इसकी भुजा हो गई 4 √3/4, 4 4 कट जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल आएगा √3 वर्ग इकाई। बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तभी। अगला प्रश्न आपके सामने है, त्रिभुजों ए बी सी और डी ई एफ में कोण बी बराबर ई के बराबर है, एफ सी के बराबर है और ए बी बराबर 3D, तब दोनों त्रिभुज कैसे होंगे। किसी भी अगर कोई दो त्रिभुज हैं, उनमें दो कोण अगर आपके बराबर कर दिए जाएं, तो इसका यह मतलब होता है तीसरा कोण आपस में बराबर होगा। अर्थात ये दोनों त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज हो जाएंगे डी ई एफ, अगर उनके कोण बराबर हैं। तो चूंकि कोण बराबर हो ही गए हैं, अब अगर भुजाओं में कोई भी संबंध इन्होंने बराबर का नहीं दिखाया है, उसमें डी ई यानी ए बी को डी ई के बराबर दिखाया है, वो यहाँ पर कोई चीज़ लागू नहीं होगी जिससे ये समरूप सिद्ध हो सके। तो ये केवल और केवल समरूप होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ से चूज कर लीजिएगा, समरूप परंतु सर्वांग सम नहीं। बाकी सर्वांग सम का मतलब ही होता है सर्वधन अंग बराबर सम। अगला हमारे पास प्रश्न काफ़ी अच्छा है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो कोई भी अगर हम पूर्णांक लेते हैं और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये सदैव संख्या हमारी सम बनती, चाहे विषम ही क्यों लें। भाई 2 है, 1 ले लीजिए, विषम है, 2 1 कम 2 होगी। अगर हम सम भी ले लेते हैं, मान लीजिए 6, उसको 2 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, तब भी सम रहेगी। तो कभी भी सम संख्या अगर आपको लेनी है तो 2m या 2x या 2k के ही फॉर्म में लेनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न चित्र में पाइथागोरस प्रमेय सत्य है। तो यहाँ पर देखिए b जो है 90 डिग्री, इसके सामने की भुजा है AC, जिसे हम लोग बच्चों कर्ण कहते हैं। ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब अगर मैं कर्ण का स्क्वायर कर दूं, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। यही हमारी पाइथागोरस प्रमेय है, जो कि मुझे लगता है ऑप्शन सी में आपको दिख रही है। तो सी ऑप्शन यहाँ से आप लोग लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का माध्य क्या होगा। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2। अब चूंकि ये तो योग हो गया, अब इसका हमें पूछना है माध्य। माध्य यानी n संख्या, तो n से इसको हम कर देंगे भाग, 1 कट जाएगा। इसका मतलब माध्य का फार्मूला हो जाएगा n + 1/2, n + 1/2, ऑप्शन डी। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। काफ़ी अच्छे प्रश्न है जिन्हें आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अगला प्रश्न है, 10 के प्रथम 20 गुणांकों का योगफल क्या होगा। तो चूंकि पहली संख्या अगर आपकी 10 है, तो दूसरी 20 होगी, 30, कुल मिला के 10 दहम 100 करोगे और फिर 20 10 और 20 बार गुणा करोगे, तो अंतिम अंक आएगा आपका 200। तो इन सबको हमें जोड़ना है। जोड़ने के लिए हमें समांतर श्रेणी में SN बराबर आपने पढ़ा होगा n/2 a + l। अगर अंतिम पद पता हो, तो चूंकि यहाँ पद है 20/2, प्रथम पद है 10 और l है आपका 200। ठीक है, ये समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो यहाँ से काट दोगे, 10 आ जाएगा बच्चों, 10 इंटू ये हो जाएगा 210, 210 को 10 से गुणा कर दोगे, ये आ जाएगा बच्चों 2100। इसका मतलब अगर हम 10 के प्रथम 20 गुणांकों का योगफल करें तो वो कितना आएगा 2100, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है और ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था।
अगला प्रश्न आपके सामने है, समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 के मूल कैसे होंगे। तो मूल के लिए विविक्तकर चाहिए, यानी डिस्क्रिमिनेंट चाहिए d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी पर सारा दारोमदार रहता है। तो यहाँ पर b है 5 माइनस 4, a यहाँ पर हमारा 2 है और c बराबर कितना है 4 है। तो हो जाएगा 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 चक्कू 32 माइनस का 7 आ गया। इसका मतलब इसके मूल अधिकल्पित होंगे, काल्पनिक होंगे। तो जब कभी d जो d हमारा है लेस देन 0 आता है तो इसके मूल सदैव अधिकल्पित होते हैं, यानी काल्पनिक होते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c के मूल बराबर हों। मूल बराबर होने के लिए जो उसका डिस्क्रिमिनेंट होता है बच्चों d, यानी ये d इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो d क्या होता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अर्थात बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन सी वाला आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 2, 5, 10 से विभाज्यता की जांच की जा सकती है। मतलब 2 से 5 से और 10 से अगर कोई अंक विभाजित है तो उसकी कैसे पहचान करते हैं। तो सभी को मालूम है, अगर 2 से देखना है तो इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। तो कुल मिला के अकेला इकाई का अंक हो। अब 5 से भी इकाई का अंक 5 हो या फिर 0 हो, पता चल 10 के लिए केवल इकाई का अंक 0 हो तो ये संख्या, इसका मतलब इसमें अगर इकाई का अंक या इकाई का अंक क्या होता है, अंतिम अंक होता है। मान लीजिए यही है, तो देखिए ये अंतिम अंक आपका है, यानी एक अंक अगर आपको पता है तो आप 2, 5, 10 से विभागता ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला आ जाएगा कि अगर अंतिम अंक मुझे पता हो उसे देखकर बता सकता हूँ। अगला हमारे पास है 2x प्लस 3y बराबर 18, x माइनस 2y बराबर 2 को हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो अगर हम इसको हल करने के बैठेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम दिए गए ऑप्शनों से ही इसको चूज़ कर लेते हैं। देखिए 2 इंटू 3 रखोगे, y का मान 4 है, 3 इंटू 4 2 3 6, 4 3 12, 6 18 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर 22वें का 3 दूनी 6 और 4 3 12, 12 और 6 18। और लेकिन दूसरे वाले में रखिए, तो दूसरे वाले में आपको रखना पड़ेगा ये 3 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू थी 4, तो माइनस में तो आ नहीं रहा। इसका मतलब पहला वाला तो नहीं रख सकते हैं, ये वाला सही नहीं। दूसरा रखिए x बराबर 6, तो 6 इंटू 2 प्लस और ये 2 इंटू 3, तो 6 दूनी 12, 6 18, 12 और 6 18, ये तो सही है। आइए दूसरे पर भी इसको चेक करते हैं, यानी 6 माइनस 2 इंटू 2 रखोगे तो आपका 2 आएगा। इसका मतलब बिल्कुल सही है, यानी x बराबर 6 और y बराबर 2, दोनों समीकरणों को आप सेटिस्फाई करा के देखिएगा, वरना आप गलत कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जबकि ए बी सी रियल नंबर से वास्तविक संख्याएं हैं और 2 चर x एंड y, तो रैखिक समीकरण कहा जा सकता है। तो ये रैखिक समीकरण तभी होगा जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन ना हो। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, यहाँ से आप इसे ज़रूर याद करिएगा या आप समझ लीजिएगा। 7x स्क्वायर माइनस 28 इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत आसान मुझे लग रहा है ये। 7x स्क्वायर माइनस 28 इक्वल टू आप 0 रखोगे तो 7x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 28, तो x स्क्वायर इक्वल टू 28/7, 7 एकम 7 चौक 28, यानी x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर प्लस माइनस √4, 4 का हो गया 2, यानी प्लस माइनस 2 इसकी वैल्यू आएगी। तो x बराबर ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद क्या होगा। तो चूंकि यहाँ पर हम 2 मूल मान लेते हैं, अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर 4, तब मुझे मूलों का योगफल अगर ज्ञात करना हो
-3 + 4 बराबर 1 आ जाएगा। मूलों का गुणनफल -3 × 4 बराबर -12। तो यहाँ पर ये -12 बनेगा। यहाँ पर बहुपद क्या होगा? बहुपद के लिए होता है x² माइनस मूलों का योगफल × x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है तो हो जाएगा x और -12। तो यहाँ पर समीकरण बनेगी x² - x -12, जो कि समीकरण ए वाला यहाँ पर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है √2 व √3 के बीच परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे परिमेय संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर दूसरी परिभाषा होती है कि डेसिमल के बाद उसमें रिपीटेशन होना चाहिए। तो ये देखिए √6 आएगा, ये हमारी अपरिमेय संख्या है, और ये √6/2 ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है। इसमें रिपीटेशन ही नहीं हो रहा है तो ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन 1.5151 करके आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारी परिमेय संख्या होगी। और चूंकि यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान देना है, √2 की वैल्यू होती है 1.414 एंड √3 की वैल्यू होती है 1.71। तो यहाँ पर 1.732 ये होती है। तो यहाँ पर इनके बीच में होनी चाहिए, तो यही वैल्यू इसके बीच में आ रही है। तो कुल मिला के दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यदि x + 1 3a 4a + 2 समांतर श्रेणी में है तो a की वैल्यू क्या होगी? चूंकि अगर पद समांतर श्रेणी में तो उनका सार्वंतर बराबर होता है, तो d = यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा क्या? a2 - a1 बराबर a3 - a2। तो फिर यहाँ हो जाएगा 3a - a + 1 = 4a + 2 और -3a। जब हम बराबर करेंगे तो हो जाएगा 3a - a - 1 बराबर 4a + 2 -3a। तो हमारा यहाँ बचेगा ये 2a - 1 = 2, और ये बचेगा a + 2। तो यहाँ पर ये हमारा 2a - a बराबर 2 + 1 यानी a बराबर 3। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी होने के लिए a की वैल्यू यहाँ पर 3 होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिख रही होगी। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा है और कई बार पूछा गया है। यदि a + b बराबर 5 हो और ab बराबर 6 हो तो a³ + b³ का मान क्या होगा? तो a³ और b³ की आपको वैल्यू आनी चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे। कैसे? अब आप यहाँ क्या करिए, एक फार्मूला जान लीजिए। a + b का होल क्यूब क्या होता है, क्योंकि इनकी मुझे वैल्यू पता है। a³ + b³ + 3ab a + b, ये बच्चों फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए a + b की वैल्यू मुझे 5 पता है, 5 का क्यूब, तो हमें a³ + b³ की तो वैल्यू निकालनी ही है, +3। अब आप देखिए ab की वैल्यू यहाँ पर 6 है और a + b की वैल्यू 5 है। तो यहाँ 25 × 5 = 125 बराबर a³ + b³ + 6 × 5 = 30 यानी 3, ये हो जाएगा 6 × 18 × 5 = 90, सॉरी। तो यहाँ से a³ + b³ = 125 - 90 आप घटाओगे तो ये मुझे 0 और 9 में से 12 गया तो बचेगा आपका 3, यानी यहाँ पर ये आएगा 35। इसका मतलब a³ + b³ की वैल्यू आ जाएगी 35। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन निर्देशांक तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा? तो तृतीय के लिए फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। कैसे जानेंगे? ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो जिसके निर्देशांक दोनों नेगेटिव आएंगे वही तृतीय चतुर्थांश में होगा, जो कि ऑप्शन डी में मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न हमारा है, दो वृत्तों की परिधियों में 2:3 का अनुपात है तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा? तो चूंकि आप जानते हैं परिधि, मान लेते हैं पहली की परिधि हो गई 2πr1, दूसरे की हो गई 2πr2, 2π कट गया और इसका
अनुपात था 2/3, तो इसका मतलब ये हुआ R1/R2 = 2/3। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? चूंकि मान लेते हैं पहले क्षेत्रफल हो गया पाई R1², दूसरे को हो गया पाई R2² = दोनों कट जाएंगे, तो पाई R1/R2 का मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब R1/R2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/9 अर्थात 4:9, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिखाई पड़ रहा है। कुल मिला के आज के हमारे ये 30 प्रश्न थे। आपको पेपर में 30 ही प्रश्न मिलेंगे, यही पैटर्न मिलेगा। 100% ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करना न भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई